नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आज से चारधाम यात्रा की हो रही है शुरुआत। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर खुलेंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर खोले जाएंगे। तो 2 साल बाद आज से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदार धाम के कपाट। तो आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाते हैं। वहीं गंगोत्री के कपाट 11:15 पर खोले जाएंगे, तो वहीं यमुनोत्री के कपाट 12:15 पर खोले जाएंगे। तो वहीं 6 मई को केदार धाम के कपाट खुलेंगे। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों का भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड। तो 2 साल बाद आज से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। पिछले साल भी शुरू हुई थी ये यात्रा, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए कम लोगों की ही इजाजत दी गई थी। लेकिन इस बार हर तरह की पाबंदियों को हटा दिया गया है और सभी श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोल दिए गए हैं। चार धाम यात्रा खोल दी गई है कि सभी श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल हो सके। इसके लिए तमाम इंतजाम भी उत्तराखंड सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं गंगोत्री धाम के बारे में। जानिए, उत्तरकाशी जिले में स्थित है मां गंगा का मंदिर। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। अक्षय तृतीया पर ये कपाट खोले जाते हैं। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं ये कपाट। वहीं 6 महीने मुखबा में होती है मां गंगा की पूजा। मां गंगा का मायका है मुखबा गांव। तो गंगोत्री धाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो 6 महीने मुखबा में मां गंगा की पूजा की जाती है। शीतकालीन मौसम में ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब आपको यमुनोत्री धाम के बारे में बताते हैं, जहां उत्तरकाशी जिले में स्थित है। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री धाम में यमुना मां का मंदिर है। यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो अक्षय तृतीया पर ही ये कपाट खोले जाते हैं। वहीं अक्टूबर और नवंबर में शीतकाल के दिन ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने में खरसाली में होती है यमुना मां की पूजा। खरसाली गांव में है मां यमुना का मायका। यमुना मां के भाई है शनि महाराज। तो खरसाली में 6 महीने पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता चिरंजीव सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरंजीव, 2 साल बाद एक बार फिर से सभी लोगों के लिए चार धाम यात्रा खोल दी गई है। हालांकि पिछले साल भी खोली गई थी, लेकिन एक लिमिटेशन के तहत ये सब किया गया था। लेकिन इस बार कोई भी पाबंदियां नहीं है और हर तरीके से लोग शामिल हो सकते हैं इसमें। क्या कुछ तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है और लोगों में कितना उत्साह है इसको लेकर? जी बता दें कि अभी पिछले 2 वर्षों की जो कोरोना काल था, कोरोना का महामारी के चलते जो है, जो चार धाम यात्रा थी उत्तराखंड की, वो पूरी तरह से जो यात्रा और उससे जो है पर्यटन से जो जुड़े हुए लोग थे, जो व्यावसायिक लोग थे, वो काफी मायूस थे। इस समय जिस प्रकार से जो है पूरे विश्व भर में चौथी कोरोना महामारी की आहट है, लेकिन अभी अपने देश में जिस प्रकार से कोरोना महामारी में काफी कंट्रोल हो गया है, उससे जो है मार्च महीने में ही 70 या 80% होटलों की बुकिंग पूरी हो गई थी। उससे पर्यटन व्यवसाय में जो है उम्मीद जगी है कि इस समय जो है पिछले 2 वर्षों में जो लोगों को मायूस होना पड़ा, उससे कहीं न कहीं इस समय लोगों की जो अच्छी आमदनी होगी। और देखा जाए तो जिस प्रकार से जो चार धाम के मुख्य पड़ाव है, अगर हम उत्तरकाशी की जिले की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थ धाम आते हैं। यहाँ के जो मुख्य पड़ाव है, यहाँ से लेकर तीर्थ धामों तक जो है इस समय चाहे पंडा पुरोहित समाज हो या होटल व्यवसाय हो या वाहन स्वामी है, जितने भी पर्यटन
क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसायिक लोग हैं, सबके चेहरे में जो है कहीं ना कहीं खुशी की रौनक जो है साफ झलक रही है। जी चिरंजीव, इसके साथ ही चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिस पर हर कोई शामिल होना चाहता है, हर किसी की आस्था का केंद्र है, हर कोई चाहता है, चाहे कोई भी बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई चारधाम यात्रा जाना चाहता। तो किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड के चार धाम हैं, यहाँ आदमी श्रद्धा से आता है। श्रद्धालु देश के कोने कोने के 7 समुद्र पार से जो है देश विदेश के श्रद्धालु जो है इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और यहाँ के तीर्थ धामों में आकर के जो है यहाँ गंगा जैसे में जो है डुबकी लगा करके जो है पुण्य अर्जित करते हैं। इसकी बागनी साफ दिखाई दे रही है। किस प्रकार से जो है अभी जो है 11:15 बजे जो है माँ गंगा के कपाट जो है देश विदेश के आए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे विधिवत रूप से। अभी लोग जो है जो पुरोहित समाज है वो पूजा कर रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा, और जो श्रद्धालु है वो सुबह से 8 बजे से जो है कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो घड़ी आएगी जब कपाट खुलेंगे, और कपाट खुलने के बाद लोग जो है दर्शन कर पाएंगे। इसी के इंतजार में लोग सुबह से ही श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में जो है यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चिरंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन इंडिया की ओर से कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने न्यूज 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी है। सर, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सर सरकार की ओर से? कई एस्पेक्ट से हमारी सरकार काम कर रही है। एथेनॉल के क्षेत्र में, मेथेनॉल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, और गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है पॉलिसी से और अपनी PLI स्कीम के द्वारा। और उसमें आज की सेमिनार पब्लिक के इंटरेस्ट में महत्वपूर्ण है। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या कुछ है सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो पहले की गई है PLI में फेज 1-2 में, PLI 1-2 में, उससे पब्लिक का रिस्पांस और इंडस्ट्री पार्टनर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिस्पांस है वो ग्रीन एनर्जी को लेकर वो कहीं ना कहीं भारत में बेहतर अब नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो वहीं कार्यक्रम में एक्सपर्ट वैभव डांगे भी मौजूद रहे। तो वैभव डांगे से भी न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी की ओर से एक प्रोग्राम आयोजित कराया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव डांगे जी हैं, एक्सपर्ट हैं, और खासतौर पे ग्रीन एनर्जी के फील्ड में या सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करें तो काफ़ी जानकारी रखते हैं और काफ़ी सहयोग इनका भी रहा है। सर, किस प्रकार से देखते हैं ग्रीन एनर्जी की बात कही जा रही है? नितिन गडकरी जी ने भी अभी जिक्र किया कि ग्रीन एनर्जी लाना है, भारत को इसमें जागरूक करना है लोगों को, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं आज पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। दिन ब दिन हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट का बिल बढ़ते जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें हर प्रकार के अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, हर प्रकार के मोर ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करते हैं, तो अगर पेट्रोल स्कूटर का खर्चा 10 रुपये पर किलोमीटर है तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 1 रुपये पर किलोमीटर पे आता है, तो लोगों के लिए सेविंग होगा। आज हमारा पेट्रोलियम और डीजल का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल 8 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर उसमें से हम 15%, 20%, 25%, 40% जितना भी हम बचा सकते हैं तो हमारे देश का इंपोर्ट बिल बचेगा। उसका सीधा फायदा, आज पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे आम आदमी पे आ रहा है। पोल्यूशन कम हमें करना है। हम जानते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पराली जलने के कारण बहुत पोल्यूशन की समस्या होती है। अगर यही पराली से हम इथेनॉल बनाते हैं या गैस बनाते हैं तो हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल भी बचेगा और हमारी पोल्यूशन की समस्या को भी निजात मिलेगी। तो मुझे लगता है ग्रीनर और अल्टरनेटिव और सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ जाना ये आज समय की मांग है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि हम आज नहीं जाएंगे तो अगले पीढ़ी के लिए हम हमारे धरती पर बचाएंगे क्या? केवल पेड़ लगा के काम होगा नहीं, तो हमें ग्रीनर हमारे पेड़ भी बढ़ाने पड़ेंगे और हमें पोल्यूशन भी कम करना पड़ेगा। और व्हीकुलर पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 16-17% पोल्यूशन व्हीकल्स का होता है हमारे पोल्यूशन में, तो उस कंट्रीब्यूशन को कम करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और मुझे लगता है ग्रीनर, मोर अल्टरनेटिव, सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ जाना ये हमारी देश की आवश्यकता है।
सर अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो आमतौर पे इसका इम्प्लीमेंट हम जगह जगह पर पेट्रोल पंप देखते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा और किया भी है कि हाईवे पर इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके लिए चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है। एथेनॉल का भी जिक्र हो रहा है। किस तरीके से लोगों को आप समझाएंगे कि पेट्रोल डीजल से एथेनॉल कहीं ना कहीं सस्ता है, उसकी गाड़ियाँ प्रयोग करें? क्योंकि कई जगहों पर देखा गया कि अच्छी बात होती है तो कुछ खामियाँ भी उसमें निकल कर आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगे। हालांकि ज़्यादातर नहीं, कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं देखने को सामने आई हैं। इसमें क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, आज मुझे लगता है अब लोगों ने ये समझ लिया है, मान लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारी फ्यूल्स की बहुत सेविंग होती है। मेरा खर्चा अगर बचता है तो मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करूँगा। तो मुझे लगता है वो तो अब समस्या नहीं रही। किसी भी नए सेक्टर के ग्रोथ में टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। अब धीरे धीरे सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो ये चिकन एग वाली सिचुएशन है कि पहले गाड़ियाँ आएगी कि पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। तो मुझे लगता है ये पैरेलल डेवलपमेंट है और बहुत तेज़ी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है, पहली बात। दूसरा, टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नए नए सोल्यूशंस भी लाती है। कुछ घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी हुई है कि जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगी है। तो टेक्निकल सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। हमें नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी बनाने पड़ेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट फेजेस है, लेकिन हमारे ब्राइटर और अच्छे भविष्य के लिए ये सब चीज़ें अगर हम आज करना शुरू नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य हम कैसे इंश्योर करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छे भविष्य के लिए आज से हम अगर कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अच्छा होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वैभव डांगे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम अभी बेहतर भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे, और निश्चित तौर पे अगर कुछ खामियां हैं तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि उसे कैसे दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में रहेंगे। यूपी के मुखिया यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अनावरण होगा। 4 मई को सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। सीएम अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही 5 मई को सीएम योगी हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी यूपी सरकार द्वारा बनाए गए होटल का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो सीएम योगी यमकेश्वर भी जाएंगे, जहां अपने परिजनों संग समय बिताएंगे और इस दौरान वह अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को उत्तराखंड पहुंचेंगे। वह 4 मई को यमकेश्वर स्थित भियाड़ी राजकीय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह कॉलेज सीएम योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ के नाम पर है। उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। आपको बता दें कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में यूपी हरिद्वार में अलकनंदा होटल उत्तराखंड को देने पर पहले ही सहमति दे चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस भित्याड़ी गांव में पहुंच रहे हैं, जहां वो इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट, स्थानीय सांसद तीरथ सिंह रावत समेत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। करीब 1 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा को, यदि मैं इस कार्यक्रम स्थल को दिखाऊं जहां कुर्सियां लगाई गई हैं, यहां मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रशासन की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और ये आप देखें तो एक वाटरप्रूफ बड़ा पंडाल लगाया गया है, ताकि मौसम बिगड़ने पर लोगों को किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। इस जनसभा में ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के मौजूद रहने से ही इस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आज का ये कार्यक्रम उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा सहयोगी संदीप नेगी के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, भित्याड़ी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल।
तो वही सीएम योगी यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है और सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे के पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। इस पूरे क्षेत्र को कवर किया गया है और फूल मालाओं से सजाया गया है। 3 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अपने गुरु की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। महंत अवैधनाथ की ये प्रतिमा है जो कुछ दिनों पूर्व स्थापित की गई थी। इसकी पूरी साज सज्जा की गई है और पूरी तरीके से इसे तैयार किया गया है और इसे फिलहाल कर्टन से ढका गया है। क्षेत्र में लोगों में उत्साह का माहौल है, तो सुबह से ही कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय सांसद, विधायक व मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी यहाँ मौजूद रहेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप नेगी के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, भित्याणी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में लखनऊ से रवाना होंगे उत्तराखंड के लिए। 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो अपने गांव पंचूर गांव भी जाएंगे, जहां पर अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही साथ तमाम कार्यक्रम भी हैं उनके उत्तराखंड में। तो ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के बिथियानी गांव में ये कार्यक्रम है। तो वहीं अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे इस दौरान। तो वहीं परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे, अपने गांव पंचूर गांव जाकर अपनी मां से मुलाकात करेंगे। तो बेहद अहम दौरा माना जा रहा है और सबकी नजर इस दौरे पर है, क्योंकि किस तरीके से 3 दिनों की क्या तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहां जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ अपने परिवार वालों से उनकी मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि परिवार वालों से हालांकि मुलाकात जो है वो कोरोना काल से पहले की मुलाकात थी। उस बीच 5 सालों के गैप के बीच उनकी मुलाकात नहीं हुई थी अपने परिवार वालों से, और अब इतने सालों बाद ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो लगातार न्यूज़ वन इंडिया तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? कहा जा रहा है कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे, 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। किस तरीके से इस पूरे दौरे को देखा जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लंबे समय बाद, हम कहें कि चुनाव के बाद ये पहला दौरा है जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका गृह प्रदेश भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर मतलब 3, 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड रहने वाले हैं, जिस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज वो जहां यमकेश्वर पहुंचेंगे और वहां पर जो उनके गुरु हैं महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है। उसके बाद वहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों और विभिन्न जो प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 तारीख को अपने पैतृक गांव जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव जा सकते हैं। चूंकि पिता के निधन पर उत्तर प्रदेश में और देश भर में कोरोना चल रहा था, जिस दौरान वो नहीं जा सके थे, तो वहां भी वो जा सकते हैं। उसके अलावा 5 तारीख को होटल अलकनंदा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में बनाया है, जो कि हरिद्वार में है, उसके उद्घाटन समारोह में भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाने वाले हैं, जो अब से करीब 1 से 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। और निश्चित है कि कहीं न कहीं इन 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेंगे, हरिद्वार भी उनको जाना है, यमकेश्वर में भी रहेंगे और अपने पैतृक गांव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि
एक लंबा वक्त बीता है कि मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नहीं गए। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है तो उत्तराखंड में वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस दौरान गए थे। उसके बाद ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच सकते हैं। जी इसके साथ ही लगातार सबकी निगाहें भी इसी पर हैं कि क्या कुछ 3 दिनों में तस्वीरें निकल कर आती हैं, किस तरीके से अहम होगा ये दौरा। तमाम तस्वीरें हम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, बात लखनऊ की करते हैं। योगी सरकार का दावा, प्रदेश में घटी बेरोजगारी। दिल्ली में बेरोजगारी दर 11.2 तो यूपी में 2.9%। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने जारी किया ये आंकड़े। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान राज्यों के मुकाबले यूपी आगे है। पिछले 5 सालों में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने यह आंकड़ा जारी किया है। तो दिल्ली, पंजाब और राजस्थान राज्यों के मुकाबले यूपी आगे। तो बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे उठते रहे हैं कि रोजगार कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आया है कहीं ना कहीं उन सवालों को रोकता है, उन सवालों के जवाब है ये। और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद ये जो आंकड़ा आता है कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली जरूर देता है कि हाँ, बेरोजगारी को लेकर कुछ कार्य यूपी सरकार लगातार कर रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें देश भर के कई प्रदेशों को शामिल किया गया है। मसलन उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली और साथ ही साथ में राजस्थान जैसे प्रदेश इसमें शामिल है, पंजाब भी है। अगर इन सारे प्रदेशों के हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो दिल्ली जो कि देश की राजधानी है 11.2% वहां की बेरोजगारी दर है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 2.9%। और अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है जो कि 28.8% है। निश्चित है कि ये आंकड़े अगर हम देखें, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े लगातार कम हुए हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़े, निवेश ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए। यही एक वजह है कि लगातार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अगले ही महीने उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है जिसमें करीब 10 लाख करोड़ के निवेश लाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रखा गया है। 70,000 एमओयूज भी इसमें 70,000 करोड़ के एमओयूज भी इसमें साइन होंगे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही जिन पर सहमति बना चुकी है और जिनके डॉक्यूमेंट्स लगभग तैयार हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में चाहे वो डाटा सेंटर की स्थापना हो या बाकी चीजें हो जो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक कैसे रोजगार पैदा किए जाए उस दिशा में लगातार योगी सरकार काम कर रही है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, अगर इन आंकड़ों पर हम नजर डालेंगे तो 2017 से लेकर 2022 तक जो पहला टेन्योर योगी सरकार का रहा उसमें 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को, क्योंकि कोरोना काल के दौरान बड़े पैमाने पर जो श्रमिक थे, मजदूर थे, कामगार थे, दूसरे प्रदेशों से जिसमें महाराष्ट्र है या गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, ऐसे प्रदेशों से वापस लौट कर आए थे तो उनको ओडीओपी के जरिए और एमएसएमई के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए गए हैं। महिलाओं के समूह बनाए गए हैं जिनसे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मनरेगा, ओडीओपी और साथ ही साथ एमएसएमई के जरिए रोजगार का सृजन कराया गया है। और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसके तहत पटरी दुकानदारों को भी बड़े पैमाने पर उनके स्वरोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का फायदा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को हुआ है। और यही एक वजह है कि देश का सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य सिर्फ 2.9 अगर हम कहें बेरोजगारी दर यहां पर है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें या हम गुजरात की बात करेंगे तो करीब 5.5 करोड़ की आबादी है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 25 करोड़ की घोषित आबादी है, मतलब आबादी अगर वास्तविकता में जाएंगे तो करीब 30 करोड़ के लगभग है। और कहीं ना कहीं बावजूद इसके जो आंकड़े हैं बेरोजगारी के वो केवल 2.9 है। ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि योगी सरकार लगातार जो प्रयास कर रही थी, जिसमें 2 इन्वेस्टर समिट, एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसके अलावा डिफेंस एक्सपो जैसे जो आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनका फायदा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को मिल रहा है। और लगातार जो बेरोजगारी दर है वो उत्तर प्रदेश में घटती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है एसके वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।
तो वहीं यूपी सरकार अयोध्या की सुरक्षा और बढ़ाएगी। जोन और रेंज स्तर पर तैयारी की जा रही है, प्लान बनाया जा रहा है। अयोध्या विशेष सुरक्षा वाहिनी को दिए गए निर्देश, जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश। अयोध्या डीएम को 1 सप्ताह में देना होगा रिपोर्ट। तो जोन और रेंज स्तर पर तैयार किया जा रहा है। अयोध्या विशेष सुरक्षा वाहिनी को दिए गए हैं ये निर्देश। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ तमाम इस पूरी खबर पर जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम कहें तो अयोध्या को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं संजीदा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा अटेंशन है। कोशिश की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या भगवान राम की नगरी को विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाकर वहां का चीजों का निरीक्षण करते रहे। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वहां पर चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा, जिसमें रेंज और जोन स्तर पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और कोशिश की जाएगी कि अभेद्य सुरक्षा बनाई जाए। जो सुरक्षा वाहिनी है अयोध्या, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बड़े पैमाने पर वहां पर जो कमांडोज हो या जो सुरक्षा कर्मी हो उनके रहने की व्यवस्था रहे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वहां से सुरक्षा व्यवस्था तत्काल अयोध्या वासियों को उपलब्ध कराई जा सके। जिसको लेकर जिलाधिकारी अयोध्या को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि वो एक एक्शन प्लान तैयार करें और उस एक्शन प्लान को मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें ताकि उसको क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकें। तो कहीं ना कहीं अयोध्या की सुरक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े और जो पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आते हैं, चाहे वो अयोध्या आते हो या काशी मथुरा आते हो, कहीं ना कहीं उनकी संख्या में भी इजाफा हो और वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। इन बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जोन और रेंज स्तर पर सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। हालांकि केवल अयोध्या नहीं बल्कि अयोध्या के जो आसपास के भी जिले होंगे उनमें भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि हर एक संदिग्ध एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और सुरक्षा को पूरी तरीके से चाक चौबंद रखा जा सके। ठीक है, इसके वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।